Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy class 12 chapter retirement and death of partners. In this chapter we will discuss about new topic that is a revaluation of assets and liabilities. I have already discussed this point, revaluation of asset and liabilities at the time of admission of new partner. Same concept are applied in case of retirement and death of partner in case of retirement, but we will explain this topic again. If any student cannot understand better in the last topic, they can again understand this topic in this concept in this topic. Revaluation of asset and liabilities. द वर्ड इज आल्सो क्लासिफाइड रिवैल्यूड. किसका रिवैल्यूएशन करना? एसेट का एंड लाइबिलिटीज़ का. अब यहाँ पे जब भी कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो दे हैव अ राइट ऑफ रिसीविंग हिज शेयर्स ऑफ अमाउंट with effect to any appreciation in the value of the asset and also liable for the depreciation in the value of asset till the date of his retirement. सबसे पहले जो भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो उसके लिए सब मस्ट ये है कि वो एक नोटिस दे करके जाए पार्टनरशिप फर्म को. अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो वो रिटायरिंग पार्टनर नहीं माना जाएगा. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिटायरिंग पार्टनर अगर उसने लीगल कोई नोटिस पार्टनरशिप फर्म को नहीं दिया तो वो रिटायरिंग पार्टनर नहीं माना जाएगा. दूसरी केस, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम पर सारे एसेट और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएशन किया जाता है. कुछ एसेट्स की वैल्यू एप्रिसिएशन होती है तो कुछ लाइबिलिटी की वैल्यू डिप्रिसिएशन होती है. इसका मतलब ये कि कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है. एसेट्स की वैल्यू हो सकता हो जिस टाइम ये एसेट ख़रीदा गया हो या जिस टाइम ये एसेट्स अकाउंट में मेंटेन किया गया हो उस टाइम पर उसकी वैल्यू डिफरेंट थी. मगर जब पार्टनर रिटायर होता है तो फिर से सारी चीज़ को रिवैल्यूएशन किया जाता है और रिवैल्यूएशन के बाद जो भी बैलेंस बचता है वो सारे पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सेम कॉन्सेप्ट अगर हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन देखते हैं तो जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट होता है या लॉसेस होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्यों? क्योंकि बिफोर एंटरिंग अ न्यू पार्टनर तभी जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया जाता है. तो ये जो टॉपिक है ये कहाँ से लिया गया है? ये है HM पब्लिकेशन के बुक से. इसको और अच्छे से और बेटर फॉर्म में हम एक इस नोट्स के थ्रू आप समझ सकते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? बिफोर रिटायरिंग ऑफ पार्टनर तब प्रिपेयर किया जाता है. दूसरी चीज़, अगर पूछा जाए कि इस अकाउंट का नेचर कैसा है तो वो अकाउंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो या रिवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़ हो या रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, इसको दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ये जो है नॉमिनल अकाउंट होता है और इसका डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड बैलेंसिंग जो है शो करता है लॉस, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग शो करता है प्रॉफिट. तो ये आपको याद रखना है. डेबिट साइड क्या शो करता है? लॉस, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा तो लॉसेस ही होगा, और क्रेडिट साइड है तो वो प्रॉफिट शो करेगा. बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं. किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. सेम यही कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई होता है एडमिशन के टाइम पे पार्टनर के तो वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, मगर किस रेशियो में ट्रांसफ़र होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. अब यहाँ पर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड क्या शो करते हैं? सारे लॉसेस शो करते हैं, या क्रेडिट साइड सारी इनकम शो करते हैं. अगर कोई भी एसेट्स की वैल्यू क्या है? इंक्रीज़ हुई है. इसका क्या से कॉन्सेप्ट हुआ? इंक्रीज़ होना. जब इससे पहले जब अकाउंट प्रिपेयर किया गया था उस टाइम पर, जब बैलेंस शीट अकाउंट प्रिपेयर की गई थी तो उस टाइम पर एसेट्स की वैल्यू जो थी हो सकता हो 5000 थी किसी भी एसेट्स की. अब इस टाइम जो है 25,000 है. इसका क्या मतलब हुआ कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई. जब इंक्रीज़ होती है तो वो हमेशा क्रेडिट साइड होता है. इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? वो क्रेडिटेड है. इसीलिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द इन केस ऑफ इंक्रीज वो क्रेडिट किया गया. डिक्रीज के केसेस में क्या किया जाएगा? डेबिट कर दिया जाता है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट. ये एसेट्स अकाउंट क्या होगा? जो भी हमारे ओल्ड रेशियोज होते हैं उसी पर ही, सॉरी यहाँ पे ओल्ड रेशियो से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं ना,
एसेट्स अकाउंट जो भी कंपेयर करेंगे, अगर कम होगा तो यहाँ पे जो कम वाले अमाउंट होंगे उसका कंपेयरिंग लिख देंगे। इसी तरह से इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ ऑफ लायबिलिटी। इसका क्या सेंस होता है कि जब जो है लायबिलिटी पहले कुछ और थी, अब और उधार ले लिया फर्म ने, तो उनकी लायबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट। डिक्रीज़ होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिटेड कर दिया जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे प्रॉफिट, अगर बैलेंसिंग किया जा रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? ऑल पार्टनर्स कौन? जिसमें हमारा रिटायरिंग पार्टनर्स भी इंक्लूडेड है, उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। लॉसेस होगा तो वो हमारा क्या हो जाता है? डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये भी ओल्ड रेशियोज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसके बाद एक नई बैलेंस शीट बनाई जाती है जिसको कहा जाता है मोमेरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मोमेरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम उसी तरह से सारी चीज़ को चेंज करने के बाद इसको ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रोस्पेक्टिव से हमको समझना है। गुडविल की एंट्री जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं गुडविल के बारे में लास्ट टॉपिक पे। अगर आपको इससे कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा, बट आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स से लगाइए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, अगर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा होगा, ऊपर एक शीट बनी होगी क्वेश्चन सारे, और नीचे एडजस्टमेंट एंट्रीज दी होगी। उस एडजस्टमेंट एंट्रीज में जो भी दिया होगा उसी हिसाब से हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में हमें कोई भी चीज़ का ट्रांसफ़र कम ज़्यादा नहीं करना, ये डायरेक्ट हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस शीट में। जैसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हमारे रिवैल्यूएशन जो हमारे शीट्स होगी, जो हमारे बैलेंस शीट में दिया होगा, जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो उसी तरह से ट्रांसफ़र हो जाएगी। जनरल रिजर्व क्या है? जनरल रिजर्व का जो अमाउंट शो किया जाएगा वो ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा? ओल्ड रेशियोज़ में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर इससे रिलेटेड हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, हर एक पार्टनरशिप फर्म ये एक रिज़र्व बनाती है जिसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये रिज़र्व किस लिए बनाया जाता है? इसलिए ताकि अगर कोई भी हमारे एम्प्लॉयज़ हो वो बीमार पड़ गए या उनके हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उससे रिलेटेड वो एक प्रोविज़न बनाती है जिससे वो हर साल पैसा उसमें डिपॉजिट करती है। अगर बाई चांस कोई भी एम्प्लॉयज़ जो है वो किसी भी तरह के कोई भी लॉसेस उनको हुआ है, फिज़िकली या मेंटली कोई भी लॉसेस हुआ है, तो इसमें फर्म जो है ये लायबिल हो जाती है कि उनका जो भी लॉसेस हुआ है या जो भी उनकी उस डिसीज़ से रिलेटेड कोई भी अमाउंट खर्च हुआ है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म या कंपनीज दोनों लोग पे करते हैं। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इन लोगों ने बनाया, पार्टनरशिप फर्म ने 10,000 का बनाया, बट ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ 3,000 ही यूज़ हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि 3,000 ही की ज़रूरत पड़ी पार्टनर्स को देने की, कोई भी एम्प्लॉयज़ है उसको देने की, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में एम्प्लॉयज़ तो रखे ही जाएंगे काम करने के लिए। अब उसमें सिर्फ और सिर्फ 3,000 ही का खर्च हुआ है, 700 जो है 7,000 वो बच गया। अब बच जब जाएगा तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियोज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये 3,000 रुपये जो खर्च किया गया था हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो शो हो जाएगा, वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट के। अब यहाँ पे नो क्लेम ऑल द ट्रांसफर, अगर कुछ भी क्या है कोई भी पैसा नहीं खर्च हुआ, मतलब ये कि कोई भी अमाउंट हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर नहीं खर्च हुए हैं, तो वो सारे का सारे कहाँ चले जाएंगे? हमारे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे ओल्ड रेशियोज़ में। ठीक है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे क्वेश्चंस में ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर एक स्टेटमेंट दिया होगा, नीचे जो है उसके एडजस्टमेंट देते हैं। क्वेश्चंस आप देखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का इसी तरह से होता है। नीचे लिखा हुआ होगा डेटर्स के बारे में कि ऑल डेटर्स आर गुड। हम लोग जानते हैं डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिससे फर्म को पैसा चाहिए, जिनसे फर्म को पैसा रिसीव करना है, इसीलिए डेटर्स क्या होता है? हमारे करेंट एसेट्स में आते हैं। अब ये डेटर्स के नीचे स्टेटमेंट में लिख दिया गया है ऑल डेटर्स आर गुड। इसका क्या मतलब हुआ कि सारे डेटर से पैसा रिसीव हो चुका है। और जो फर्म ने बैलेंस शीट में जो अपना एक प्रोविज़न बनाया था डेटर्स के प्रोस्पेक्टिव से कि हो सकता है कोई डेटर्स से उसका कोई भी अमाउंट नहीं पेड हुआ है, तो वो एक प्रोविज़न बना लेते कि इतना हो सकता है हमें लॉसेस हो। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है,
मतलब कोई प्रोविज़न बना है और वो प्रोविज़न सारे पैसे हमारे डेटर्स ने हमको वापस कर दिए हैं, तो वो प्रोविज़न जो हम बनाए थे वो हमारा बच गया, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा डायरेक्ट बैलेंस शीट में। फुल अमाउंट जो भी नोटेड हुआ है वो दिखा दिया जाए। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ बैलेंस शीट में डेटर्स 10,000 है, उसमें अब प्रोविज़न बनाया गया था एटलीस्ट 2,000 प्रोविज़न डेटर्स के कॉन्सेप्ट से बनाया गया था कि हो सकता है 2,000 रुपये तक का डेटर्स का पैसा ना पे करें। मगर नीचे अगर स्टेटमेंट में ये लिख दिया गया है कि ऑल डेटर्स आर गुड्स, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे क्रेडिट साइड चले जाएंगे और फुल अमाउंट नोटेड डाउन, जो भी फुल अमाउंट 10,000 लिखा हुआ है वो हमारी जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें वैसे ही उतार दिया जाएगा, कोई भी चेंजेस प्रोविज़न कोई भी नहीं होगा। सेकेंड इसका केसेस क्या होता है, अगर ये लिख दिया गया नीचे स्टेटमेंट में 5% प्रोविज़न फॉर द डाउटफुल डेट, हमने कितना बनाया था 2,000 का, ठीक, और सिर्फ कितना यूज़ हुआ है 1,500, मतलब 1,00,000 हमारे डेटर्स से 5% डेटर्स का निकाल लेंगे। यहाँ पर सिर्फ 1,500 रुपये जो है 2,000 का हमने बनाया था प्रोविज़न, मगर सिर्फ 1,500 रुपये ही यूज़ हुआ है, मतलब 95,000 जो है वो हमारे शो होंगे कहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर दिए जाएंगे। तीसरा केस, अगर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है हमारे स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स दिया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ अगर बैड डेब्ट्स दिया होगा तो उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, उसको ऐसे उतार देना है। नो प्रोविज़न इज मेड देन बैड डेब्ट 15,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। कोई भी प्रोविज़न अगर नहीं दिया हुआ, बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, नीचे कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इस प्रोविज़न बैड डेब्ट्स को डेटर्स के अमाउंट से डिडक्ट करेंगे, उसको शो कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर जो भी डेटर्स है अगर लिख दिया ऑल डेटर्स आर गुड, जो भी स्टेटमेंट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको लिखा जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये सारी चीज़ स्टेटमेंट में आएंगी, इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों को। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के क्या कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है, बिजनेस फर्म है, उसने 1,00,000 रुपये तक का इन्वेस्ट किया है, और जब उसका रिजल्ट आया तो वो 1,20,000 मार्केट वैल्यू क्या हुई उसकी, क्या है 1,00,000 रुपये तक इन्वेस्ट किया, जब इसको रिवैल्यूएशन किया गया तो 1,20,000। अब फर्म ने जो है एक प्रोविज़न बनाया था, मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था, उस रिजर्व का कोई भी यूज़ नहीं हुआ। रिजर्व कितना बनाया था, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 20,000 का रिजर्व बनाया, मगर उसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ, तो देन द प्रोविज़न मेड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी प्रोविज़न बना था 20,000 रुपये का, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कहाँ पे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओल्ड रेशियोज़ में। तो याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट दिया होगा क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट में देखेंगे कि ये इसका या इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। अगर डिक्रीज़ हो रहा होगा तो इस प्रोविज़न से पैसा डिडक्ट करेंगे, अगर डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ डिक्रीज़ नहीं हो रही बल्कि मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा है, तो तुरंत उसको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे 1,20,000। अब थर्ड केस इसका क्या होगा कि अब यहाँ पे हो सकता हो जैसे फर्स्ट केसेस में क्या हुआ था, मनी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज़ हुई, मगर दूसरा केस, थर्ड एक केस ये भी आ सकता है कि जैसे हमने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और वो हमारा हो गया 95,000। इसका मतलब ये कि हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गई, मार्केट वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, तो उस 5,000 का लॉसेस कहाँ से हम बनाएंगे, जो प्रोविज़न हमने बनाया था 20,000 का या 5,000 के जो भी, उसी में से उस प्रोविज़न से अपना 5,000 रुपये डिडक्ट कर लेंगे, और जो बचेगा उसको हम लोग शो कर देंगे कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुडविल। गुडविल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मगर यहाँ पे हमको समझना ज़रूरी है। गुडविल अकाउंट जो है बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो जो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी उसी को देख कर तो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो अगर बैलेंस शीट में गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर शो कर रहा है, एसेट साइड शो कर रहा है, तो पहली चीज़ गुडविल अगर हमारे बैलेंस शीट में शो होती है तुरंत उसको राइट ऑफ करके गुडविल अकाउंट को क्लोज करना होता है, तो उसका जस्ट अपोजिट एंट्री कर देंगे। जैसे यहाँ पे गुडविल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा है तो उसकी एंट्री क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली अगर गुडविल हमारी लायबिलिटी साइड शो हो रही है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी लायबिलिटी साइड शो हो रहा है तो अपोजिट एंट्री करेंगे। देखिए इधर डेबिट साइड है ना, तो तुरंत इसको जो है, इधर डेबिट है, सॉरी इधर लायबिलिटी साइड शो हो रहा है तो तुरंत इसको जो है एसेट साइड शो कर देते हैं। जैसे गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या, कि एक जगह जो है इसको डेबिट दिखाया गया, एक जगह इसको क्रेडिट दिखाया गया। तो ये डिपेंड करता है हमारे बैलेंस शीट के ऊपर कि बैलेंस शीट में गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ शो किया गया है। अगर गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड शो किया जाएगा तो उसका जस्ट रिवर्स हम लोग कर देंगे टू गुडविल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेबिटेड क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये उनसे डेबिट किया जाएगा। अगर ये यही चीज़ लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा तो टू गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस टॉपिक। ये पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में था। अब यहाँ पर एक और है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है, वो लॉस होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो या जो रिकॉर्डेड ना हुए हो। अब ये जैसे हो सकता हो कि कुछ ऐसे अमाउंट हो जिसको जो बाद में हमको प्रॉफिट दे, या बाद में हम कहीं भी थर्ड पार्टी बन गई फर्म और उसका लॉसेस बाद में उसको मिले, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो। उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। अगर रिजर्व है तो रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, जो कि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो किधर कर रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा लायबिलिटी साइड शो कर रहा है ना, लायबिलिटी साइड शो कर रहा है, तो इसको टू ऑल पार्टनर्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस में क्या होगा, ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि डेबिटेड हो रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ करना है। आफ्टर ट्रांसफरिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट अमाउंट आर शिफ्टेड इनटू द रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच विल बी नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। तो ये चीज़ सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अगर आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी होगा, हाँ एक चीज़ और है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट वो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है जो हम लोग वो एक तरह से बैलेंस शीट कहा जाता है। न्यू बैलेंस शीट हुई है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया तो एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। उसी के बेसिस पर हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो आगे चल कर के उसी पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे एक बैलेंस शीट तो चाहिए ना, क्योंकि सारी चीज़ को चेंज हो गया, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंजिंग आ गई। तो वहाँ पर उस चीज़ को क्या बोला जाता है, उस तब जो नई बैलेंस शीट तैयार होगी उसको बोला जाएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब आप लोग क्वेश्चन समझेंगे तो ये सारे टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराएंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक बची है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये टॉपिक सिर्फ बची हुई है, उसके बाद हमारा रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ द, थोड़ा सा टॉपिक डेथ के बारे में बचा हुआ है, डेट ऑफ द पार्टनर, इसके बारे में पढ़ना है। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 टॉपिक बची है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो ये जो है लास्ट ईयर सिलेबस से कट कर दिया गया था, मगर थोड़ा बहुत हम आपको इसमें बताएंगे डिसोल्यूशन में होता क्या है, थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। I hope you can understand very well. You have any doubt in any topic, you can ask me question. Thank you.